Hello friends, in this video I will be discussing the details about chemical shift in nuclear magnetic resonance। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जीपैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो ये चीज़ हमें जानना चाहिए, अदरवाइज हम लोग का जो बेसिक है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल्स अबाउट दिस केमिकल शिफ्ट इन 1H NMR। तो जब भी हम लोग केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड पोजीशन ऑफ सिग्नल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन NMR। तो NMR में जो भी चीज है वो है खेल नंबर ऑफ सिग्नल का और उसका पोजीशन का, मींस कितने सिग्नल देता है कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड और उसका पोजीशन क्या है, मींस जो हमारे पास डेल्टा वैल्यू होता है, डेल्टा स्केल होता है, इसमें केमिकल शिफ्ट को हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो डेल्टा वैल्यू कितना है। तो ये दो मेन चीजों पर ये डिपेंड करता है। तो हम लोग देखते हैं दो एग्जांपल, CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, आप लोग को पता है। जब हम लोग इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्नल्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो देखते हैं। वो कैसे काउंट करते हैं आगे के वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं इन शॉर्ट बता देता हूं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ में जो कार्बन से जो अटैच्ड है, इसके साथ में बाजू में क्या है, CH2 है। तो इन तीनों जो हाइड्रोजन है उसका एक सिग्नल होगा। देन बीच में देख रहे हैं तो CH2 है, मीन्स यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के लेफ्ट साइड में CH3 है, राइट साइड में OH है, मीन्स आजू बाजू का एनवायरनमेंट इसका डिफरेंट है। मींस इस हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से ये डिफरेंट है इनका एनवायरनमेंट, इन दोनों हाइड्रोजन का। तो इसका एक सिग्नल आ जाएगा। और OH में देखेंगे तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है वो इन दोनों हाइड्रोजन और इन तीनों हाइड्रोजन से डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली ये 3 हाइड्रोजन से एक सिग्नल आएगा, ये 2 हाइड्रोजन से एक सिग्नल आएगा और इस हाइड्रोजन से एक सिग्नल आएगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स इस केस में हो जाते हैं हमारे पास 3। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन में देख रहे हैं कि CH3 CH2 और CH3 है। तो इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो CH3, यहाँ पर 3 जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से अटैच्ड है और कार्बन के बाजू में कितना है, एक और कार्बन है जिसमें 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर राइट साइड में, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है इसके बाजू में भी क्या है, कार्बन है और उस कार्बन में क्या है, फिर से 2 हाइड्रोजन है। तो अल्टीमेटली ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, मीन्स ये सिमिलर सिग्नल देंगे। मतलब इन 6 हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल आएगा, सिंगल सिग्नल आएगा। और ये 2 हाइड्रोजन है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है इन 3 और इन 3 हाइड्रोजन से। तो अल्टीमेटली इस 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और ये 3 और 3, ये 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 2 सिग्नल। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो पीक है वो कैसा आएगा, या फिर हम लोग बोलते हैं कि इसका NMR स्पेक्ट्रोमेट्री में, मींस NMR स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। तो ये होता है हमारा डेल्टा वैल्यू, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर आगे 10 तक चलता है, बट हमारे पास जो भी सैंपल है उसमें 10 तक नहीं जा रहा है सिग्नल, तो इसलिए 5 तक करके लिया गया है ताकि प्रॉपरली आपको विजिबल हो। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, CH3 CH2OH। तो यहां पर आप देखोगे डेल्टा वैल्यू दिया हुआ है। ये जो CH3 है, मींस ये जो 3 हाइड्रोजन है इसका डेल्टा वैल्यू होता है 1.18, जो यहां पर डिनोट किया हुआ है। उसके बाद ये CH2, मींस यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इसका डेल्टा वैल्यू होता है 3.59, जो यहां पर डिनोटेड है ये वाला सिग्नल से। उसके बाद फिर ये जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है इसका डेल्टा वैल्यू है 4.7, जो यहाँ पर ये डिनोटेड है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सिग्नल कितना हो गया, 3, इसमें कितना हो गया, 2, और दूसरा होता है पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये 3 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है और ये 1 हाइड्रोजन है। इन तीनों का ही पोजीशनिंग यहाँ पर अलग अलग है। कुछ हाइड्रोजन का सिग्नल यहाँ पर आ रहा है जो 1.18 है, कुछ हाइड्रोजन का सिग्नल यहाँ पर आ रहा है जो 3.59 है, कुछ हाइड्रोजन का सिग्नल यहाँ पर आ रहा है 4.7 है।
तो यही जो पोजीशन का डिफरेंस है यही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर करता है। हर अलग अलग तरीके का जो प्रोटॉन होता है उसका जो डेल्टा वैल्यू है ये जो पोजीशन होता है सिग्नल का वो अलग अलग होता है, और उसी पोजीशन से हम लोग पर्टिकुलर प्रोटॉन को या फिर पर्टिकुलर हाइड्रोजन का पोजीशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का हाइड्रोजन होगा। यही हमारा मैटर करता है। ये हो गया बेसिक ऑफ केमिकल शिफ्ट। अब हम लोग अपकमिंग पॉइंट्स देखते हैं जिससे हम लोग को ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो, क्यों ये सारे जो हाइड्रोजन है अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन का जो डेल्टा वैल्यू होता है वो अलग अलग क्यों होता है, सील्डिंग क्या होती है, डीसील्डिंग क्या होती है, इन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ कमिंग टू द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रोटॉन इन कंपाउंड्स। तो वही चीज जो मैंने बोला कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ प्रोटॉन मीन्स ये सब प्रोटॉन का पोजीशन है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला जो पीक आ रहा है वो पोजीशन ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करता है, और वो हमें हेल्प करता है जो हमारे पास कंपाउंड है उसका नेचर क्या है, उसमें जो प्रोटॉन है उसका क्या नेचर है उसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। मीन्स हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो अलग अलग कंडीशन में प्रेजेंट होता है, मीन्स अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। किसी के बाजू में कार्बन जुड़ा होता है, किसी के बाजू में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, किसी में नाइट्रोजन जुड़ा होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग होने से क्या होता है, ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट प्रोटॉन्स गेट्स एब्जॉर्ब एट डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है तो वो जो एब्जॉर्ब करता है, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, वो डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में करता है। ठीक है, वो चेंजेस आ जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन का डिफरेंट टाइप का सिग्नल आता है। सिमिलरली मैंने इथेनॉल का सेम एग्जांपल लिया है, तो इसका पीक कुछ इस तरीके से आ रहा था जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है। 1 2 3 सिग्नल्स आ रहे थे, 1.18 और ये समथिंग 3.59 और ये 4.7 पे आ रहा था। तो अब हम लोग प्रोपेन का देख लेते हैं। तो प्रोपेन में क्या होता है, CH3 CH2 CH3, तो इसमें दो सिग्नल आते हैं। इसका सिग्नल कुछ इस तरीके से आएगा, एक आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.9 समथिंग के आसपास आ रहा है, एक हमारा आ रहा है 1.4 के अराउंड आ रहा है सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर जो CH3 का सिग्नल है वो राइट साइड में ये वाला है कि हमारे पास ये वाला है, वो देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। वो कैसे होता है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको देखते हैं हम लोग सील्डिंग और डीसील्डिंग से। कौन सा हमारा सिग्नल राइट साइड में आएगा, कौन सा सिग्नल हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। इस साइड को जो राइट साइड में आता है उसको अप फील्ड बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में आता है उसको हम लोग डाउन फील्ड बोलते हैं। तो ये सारा केमिकल शिफ्ट में हमारे पास क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। When molecule is placed in external magnetic field, then electrons will produce the secondary magnetic field, which will oppose the applied magnetic field and it leads to shielding। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मान लो हमारे पास ये मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मीन्स ए नॉर्थ टू साउथ है, और उसके बाद हमारे पास इसमें कोई प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के आसपास हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन के जो सराउंडिंग में है या फिर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास घूम रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है इस तरीके से। तो जब ये घूमता है तो ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा अपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को अपोज करेगा कौन सा, जो ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जिसके कारण हमारे पास सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये अपोज करेगा और इस तरीके से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पर ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसका जो भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एक हद तक वो अपोज कर रहा है या फिर रोक रहा है। तो ये जो मान लो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो 1.41 टेस्ला का है,
तो एग्जैक्टली 1.41 टेस्ला का जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड को, कुछ पार्ट को, बहुत ही छोटा पार्ट को ये हमारा जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोज कर दिया। तो हो सकता है 1.41 टेस्ला की जगह ये 1.409 टेस्ला फील करे, ये हमारा न्यूक्लियस 1.40 टेस्ला फील करे, मतलब कुछ 1.41 टेस्ला से कम ही फील करेगा, क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, और इसी अपोजिंग को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। मीन्स यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, ये अपोजिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको और दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर हमने एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सारा कुछ सेम है बट इलेक्ट्रॉन 2 है। जब इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और इसका जो अपोजिंग कैपेसिटी है प्रीवियस कंडीशन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। मान लो यहां पर ये और ज्यादा अपोज कर रहा है, और ज्यादा अपोज कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा वो कम फील करेगा। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो मैं एक न्यूक्लियस हूं, और ये जो लाइट आ रहा है ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो लाइट आ रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरे को अभी के कंडीशन में जितना भी लाइट आ रहा है वो मैं देख पा रहा हूं या फिर मेरे चेहरे में पड़ रहा है। अब मैं ऐसा कंडीशन क्रिएट करता हूं कि मैं एक रुमाल लेता हूं और उसको इस तरीके से रख लेता हूं, तो अब जो मेरे चेहरे में लाइट पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। जितना पहले था लाइट उससे, अभी भी मेरे चेहरे में लाइट आ रहा है, इससे पार होकर के जो भी लाइट आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे पास क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था। इसी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हम लोग बढ़ा दें, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाए। मान लो ये वाला है, ये डिफरेंट मीन्स इसमें मान लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इससे ढक देंगे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे में जो पहले लाइट पड़ रहा था, अब मुझे फील हो रहा है वो लाइट पहले के कंपैरिजन में और कम हो गया है, और कम लाइट पड़ रहा है मुझे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैं यहाँ लाइट के एग्जांपल से दे रहा हूं, वो जो मैं फील कर रहा हूं, मैं एक न्यूक्लियस हूं, वो और कम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को जो सेकंड टाइम था, जो मैंने रेड वाला रुमाल लिया था, ये रेड वाला रुमाल लेने से ज्यादा शील्डिंग हुआ, इससे थोड़ा कम शील्डिंग हुआ, और इसको भी हटा देंगे तो ये नॉन शील्डेड है। मीन्स अब मेरे में कोई शील्डिंग नहीं है, डायरेक्टली मेरे चेहरे में लाइट पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। बी फार्म में यदि रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बी फार्म में भी रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट टेक्स्ट बुक तो पढ़ो ना। हमारा खुद का पब्लिकेशन का आता है टेक्स्ट बुक। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो एक जो 4 सब्जेक्ट के बुक आते हैं। यदि आप थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं तो आपके पास थर्ड सेमेस्टर के पास 4 बुक है। यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट के बुक्स है हमारे पास। और यदि आप 7th सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसका भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, 4 बुक्स। इन सब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर तक ये सारे बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का। यहां पर एक और सवाल आता है कि ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट ही होता है? तो हाँ, ये फिजिक्स का रूल है, उसके अकॉर्डिंगली ये इसके अपोजिट ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, ईच प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल इज शिल्डेड फ्रॉम द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू एन एक्सटेंट दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग इट। तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, शिल्डेड होते हैं। किससे? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। कितने एक्सटेंट तक? वो उतने एक्सटेंट तक शिल्डेड होते हैं जितना उसके आसपास में सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा शिल्डिंग, जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया। तो यहां पर आप देख रहे हो इस इलस्ट्रेशन में कि इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाला एग्जांपल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली इस 1 इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कम होगा, मीन्स इसमें कम शिल्डिंग होगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ज्यादा शिल्डिंग होगी। 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें और ज्यादा शिल्डिंग होगी। 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें और ज्यादा शिल्डिंग होगी। मीन्स जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते जाएगा उसकी शिल्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है
जितना ज़्यादा शील्डिंग होगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो ये न्यूक्लियस फील करेगा वो उतना ही कम होगा। वो डिपेंड करेगा उसके उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इस तरीके से ये घूमता रहेगा और ये घूमता रहेगा और ये हमारे पास शील्डिंग प्रोड्यूस होती रहेगी ड्यू टू दिस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अ न्यूक्लियस द ग्रेटर द शील्डिंग। वही मैंने पहले ही बोल दिया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतनी ही ज्यादा शील्डिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सो लेस नेट एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय न्यूक्लियस। तो वही मैंने पहले ही बताया कि ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो लेस फील होगा किसको, यहां पर जो न्यूक्लियस है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियस प्रेसेसेस एट लोअर फ्रीक्वेंसी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मीन्स हमारे पास जब शील्डिंग हो गया उससे क्या होगा, तो हमारा जो न्यूक्लियस है जो प्रेसेस कर रहा था, जिसमें प्रेसेशनल मूवमेंट था, वो क्या हो जाएगा, उसका लोअर फ्रीक्वेंसी पे प्रेसेशन होने लगेगा। प्रेसेशन क्या होता है ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, आपको नहीं पता है तो आप जा करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है ईच प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल इज इन ए स्लाइटली डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। मीन्स हमारे पास मॉलिक्यूल में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में होते हैं। मीन्स यदि वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है तब सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ शील्डिंग एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अकर्स। तो उन प्रोटॉन के लिए जो शील्डिंग होगा डिफरेंट अमाउंट में होगा और उनका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा वो भी डिफरेंट होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां पर हमारा प्रोटॉन अल्फा से बीटा पोजीशन या फिर बीटा से अल्फा पोजीशन में फ्लिप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो फ्लिप होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमने ईच प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल की बात की है, तो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो हमने पहले भी लिया था, दैट इज इथेनॉल। तो अब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें कम शील्डिंग है किसमें ज्यादा शील्डिंग। यहाँ पर CH3 है, 3 प्रोटॉन है, मीन्स यहाँ पर 3 प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो उससे मीन्स इसके कंपैरिजन में इसकी शील्डिंग कम होगी, और यहाँ पर OH है तो इसकी शील्डिंग सबसे कम होगी, बिकॉज यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अटैच्ड है हमारा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है हाइड्रोजन के पास में वो और कम हो जाएगी, ठीक है, वो वीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो CH3 मीन्स ये जो H3 है ये मोर शील्डेड है, ये लेस शील्डेड है और ये लीस्ट शील्डेड है, ठीक है। तो इनका पीक कैसे आएगा हम लोग जब केमिकल शिफ्ट का स्केल पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा डिफरेंस इन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पर जो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसके कंपैरिजन में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है दो न्यूक्लियस के बीच में, मींस दो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन के बीच में, वो बहुत ही कम होता है। कैसे कम होता है उसको इलस्ट्रेशन से हम लोग देखेंगे। मान लो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारे पास ये है फ्लोरोमीथेन का एग्जाम्पल है, फ्लोरोमीथेन, और ये हमारे पास है ब्रोमोमीथेन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस डिफरेंस इन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ CH3F एंड CH3Cl इज ओनली 72 हर्ट्ज व्हेन अप्लाइड फील्ड इज 1.41 टेस्ला, ठीक है। तो जब हम लोग 1.41 टेस्ला अप्लाई करते हैं तो ये CH3F और CH3Cl के बीच में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस जो है 72 हर्ट्ज है, और 1.41 टेस्ला हम लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब मेगाहर्ट्ज में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 60 मेगाहर्ट्ज। 60 मेगाहर्ट्ज मींस कितना हो गया हमारे पास, 60 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। मतलब यहां पर हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं 72 हर्ट्ज की, और हम लोग का जो एक्चुअल अप्लाइड फील्ड है वो है 60 इंटू 10⁶ मींस 60 मिलियन मेगाहर्ट्ज। तो 60 मिलियन मेगाहर्ट्ज के सामने में 72 हर्ट्ज है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज यू नो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर 1.41 टेस्ला इज इक्वल टू 60 मेगाहर्ट्ज, जो मैंने अभी बताया, जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 0 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 20, 30, 40, 50, 60 मेगाहर्ट्ज।
तो यहाँ पर CH3F और CH3Cl का मान लो 60 मेगाहर्ट्ज के आसपास, मीन्स 16 × 10⁶ हो रहा है, मतलब 60 मिलियन हो रहा है। तो मान लो यहाँ पर जो CH3F है, तो यहाँ पर जो हमारे पास CH3F में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो भी, उसके कारण कुछ वो रेजिस्ट करेगा। तो 59 पॉइंट समथिंग 59.999 इंटू 10⁻6 मिलियन के अराउंड मान लो CH3F का पीक आता है, मान लो हमारा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद 69.9998 पे, वो 69.9999 पे आ रहा होगा, ये 69.9998 पे आ रहा है, मान लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो पीक आ रहा है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा यहीं पर, ठीक है। तो ये दोनों पीक एक साथ ही आ जाएंगे। अब यहां पर कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या? क्लियरली विजिबल भी नहीं है ये कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास 72 हर्ट्ज का डिफरेंस है, और यहां पर स्केल हमने कितना ले लिया है, 60 मेगाहर्ट्ज का। 72 हर्ट्ज का डिफरेंस है, लेकिन हमने कितना लिया है, 60 मिलियन हर्ट्ज का स्केल ले लिया है पूरा। सिंपल एग्जांपल है, मान लो मेरे पास 1,01,000 रुपीस है और आपके पास 1,10,000 रुपीस है। अब मेरे को डिफरेंस देखना होगा, तो डिफरेंस के लिए मैं पूरा 1,00,000 को थोड़ी गिनूंगा, ठीक है। मैं डिफरेंस को देखूंगा कि 1,00,000 दोनों के पास है, वो हटा दिए। अब मेरे पास 1 है, आपके पास 10 है, ठीक है। तो 1 और 10 मीन्स 1,00,000 तक का एक स्केल, यहां पर 0 की जगह हमने 1,00,000 ले लिया, ठीक है। और मीन्स 1,00,000 से हमने स्टार्टिंग किया, तो यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर 1 वाले में मेरा पीक आ जाएगा और 10 वाले में आपका आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1,10,000 रुपीज था, मेरे पास 1,01,000 रुपीज था, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। मीन्स हम लोग एक जो कॉमन चीज है उसको हटा देते हैं, एक कहीं पर से स्टार्ट लेते हैं। मीन्स यहाँ पर 0 से हम लोग को 60 मेगाहर्ट्ज को लेने का जरूरत नहीं है, 59.99 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 60 मेगाहर्ट्ज ले लेंगे, तो उसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बहुत आसानी से उस रेंज में दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हर्ट्ज में होता है, और जो हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्ज में होता है। अब ये 60 मेगाहर्ट्ज है हमारे पास, उसी को हमने क्या किया, उसी स्केल को हमने बड़ा कर दिया। मीन्स ये यहीं पर का हमने जूम कर दिया, एक हिसाब से उसको जूम कर दिया, इधर का हमने छोड़ दिया। तो जब भी हम लोग जूम करते हैं तो उसमें हम लोग रेफरेंस मटेरियल लेते हैं। रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, टीएमएस। टीएमएस क्या होता है, ये मोस्ट शिल्डेड होता है। मीन्स जहां पर भी टीएमएस का हमारे पास इस तरीके से सिग्नल आता है, उसी को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली टीएमएस का कहना है, अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होते हैं। तो जहां पर टीएमएस का पीक आ गया, वहीं पर उसी को हम लोग 0 मान लेते हैं। और टीएमएस एक ऐसा कंपाउंड है, वो जो भी सिग्नल्स आते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका सिग्नल टीएमएस के लेफ्ट साइड में हमेशा आता है, मींस डाउन फील्ड आता है। उसके राइट साइड में आना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि टीएमएस जो होता है बहुत ज्यादा सील्डेड होता है। क्यों होता है, टीएमएस के बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अब टीएमएस के लेफ्ट साइड में ही ये सिग्नल आएंगे। यहाँ पर जो 2 सिग्नल थे CH3F के और CH3Cl के, तो यहाँ पर हमारे पास CH3Cl का सिग्नल आ गया, यहाँ पर हमारे पास CH3F का सिग्नल आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है 72 हर्ट्ज। यही हमारे पास ये स्टेटमेंट में बोला गया था। तो अब देखोगे कि ये वाला सिग्नल के कंपैरिजन में ये वाला जो दोनों सिग्नल है, दोनों पीक है, वो क्लियरली विजिबल है, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे से। तो यही चीज है, केमिकल शिफ्ट को हम लोग इसी तरीके से दिखाते हैं टीएमएस का रेफरेंस को लेकर के। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि टीएमएस होता क्या है। तो ये जो टीएमएस होता है दैट इज टेट्रामिथाइलसिलेन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। SI होता है सेंटर में, और चारों तरफ CH3 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 होता है। मीन्स यहाँ पर ये जो सारे 12 प्रोटॉन हैं, ये सब के सब क्या होता है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, और ये हाईली सील्डेड होते हैं। यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो डेल्टा वैल्यू ऑफ टीएमएस इज कंसिडर्ड एज 0। तो इसका जो भी डेल्टा वैल्यू आता है उसको हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं। मीन्स वहीं से 0 का स्टार्टिंग होता है। जो डेल्टा स्केल होता है, आगे केमिकल शिफ्ट का जो स्केल होता है डेल्टा स्केल बोलते हैं। तो जहां पर भी टीएमएस का वैल्यू आ गया उसी को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कैलिब्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट, इट हैज 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड गिव्स इंटेंस
सिंगल सिग्नल। ठीक है, यहां पर देख रहे हो कि ये 12 हमारे पास प्रोटॉन है और सबका इन्वायरमेंट सेम है, ऑल आर प्रेजेंट इन सेम इन्वायरमेंट, सो ऑल 12 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट, और ये हमारे पास एक ही सिग्नल, सिंगल सिग्नल देंगे और ये सिग्नल की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन इज वेरी लो। ये जो सिलिकॉन है बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, 1.8 एज कंपेयर टू कार्बन, मीन्स कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सो सील्डिंग इज मोर देन मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें जो सील्डिंग होता है वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो वैल्यू आएगा डेल्टा वैल्यू इससे हमेशा ज्यादा ही आएगा, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग लेकर के चलते हैं 0। तो अब जो भी आएगा 0 से ऊपर ही आएगा, मीन्स 0.1, 0.2, 0.3 जो भी आएगा इससे ज्यादा ही आएगा। बट बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वैल्यू 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सिग्नल्स अपीयर डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस, मीन्स हमारे पास जो टीएमएस है उसके हमेशा डाउनफील्ड आएगा, क्योंकि हमारे पास अप फील्ड में तो 0 है और 0 से कम हो नहीं सकता, तो डाउनफील्ड आएंगे बाकी सारे सिग्नल्स। केमिकली इनर्ट लो बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन, तो ये जो हमारे पास टीएमएस होता है केमिकली इनर्ट होता है, मीन्स हमारे पास कोई भी सैंपल लेंगे उसे रिएक्ट नहीं करेगा, तो हम लोग इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो सैंपल होता है उसी में टीएमएस डाल देंगे तो इसका भी सिग्नल आ जाएगा और सैंपल का भी सिग्नल आ जाएगा। और ये इनर्ट होता है तो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से हम लोग इजिली इसको इवोपरेट कर सकते हैं। जब हमारे पास जो सैंपल है उसको फिर से रीयूज करना होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसको इवोपरेट करेंगे सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट के साथ में ये टीएमएस भी इवोपरेट हो जाएगा और हमें सैंपल वापस से मिल जाएगा। इसका जो सैंपल होता है रीयूज कर सकते हैं हम लोग। टीएमएस इज नॉट सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर एक और बात है कि जो टीएमएस होता है एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है बोल रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसको हमें एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल करना होगा। जब एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल करना होगा तब क्या करेंगे, तब तो टीएमएस को एज ए रेफरेंस नहीं यूज कर सकते, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस डीएसएस। डीएसएस का फुल फॉर्म होता है 2,2 डाइमिथाइल 2 साइलापेंटेन 5 सल्फोनेट इज यूज्ड एज ए रेफरेंस कंपाउंड। तो वो सारे कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उस कंडीशन में हम लोग डीएसएस को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। डीएसएस का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, बट इसका नाम जान लो वो काफी है। डीएसएस 2,2 डाइमिथाइल 2 साइलापेंटेन 5 सल्फोनेट, स्ट्रक्चर याद रखने का उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में डीएसएस को एज ए रेफरेंस ले लेंगे और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करते हैं। इसका रेजोल्यूशन कैसे होता है, मीन्स हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, 100 मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट करते हैं, मीन्स 1.41 टेस्ला या फिर 2.35 टेस्ला या फिर 4.7 टेस्ला में हम लोग ऑपरेट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसमें वही डिफरेंस है जो हम लोग 10 मेगापिक्सल का यूज करते हैं, 13 मेगापिक्सल का यूज करते हैं, 32 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करते हैं। तो जैसा हमारे पास रिजोल्यूशन आता है वैसा ही वही डिफरेंस है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम लोग एक 100 मीटर का रेस करा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 रेसर हैं, एक का नाम है टाइसन, दूसरे का नाम है बोल्ट। जब हमने इनको रेस कराया तो मान लो बोल्ट का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है और जो टाइसन का स्पीड है मान लो वो 9 मीटर पर सेकंड है। तो जब ये रेस करेंगे तो ये इस तरीके से भागेंगे और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हमारा जो बोल्ट है 10 सेकंड का हम लोग टाइम देंगे तो 100 मीटर कवर कर लेगा और जो टाइसन है वो 90 मीटर कवर करेगा, क्योंकि उसका स्पीड ही उतना है, ठीक है, उसका स्पीड ही उतना है। अब इसी को हम लोग रिपीट करते हैं 200 मीटर पे। 200 मीटर पे सेम टाइसन और बोल्ट, 2 हमारे पास रनर थे या फिर रेसर थे, इनको फिर से हमने रेस लगवाया, वही सेम स्पीड होता है। इनको जब रेस लगवाया गया तो वापस से ये जो हमारे पास जो बोल्ट है उसको 200 मीटर पहुंचने में 20 सेकंड लगा और 20 सेकंड में टाइसन कुछ यहाँ पर था, मीन्स ये टाइसन यहाँ पर कितना था 180 मीटर में था, ठीक है, बट बोल्ट 200 मीटर में था। यहाँ पर बोल्ट कितने में था 100 मीटर में, तो टाइसन कितना था 90 मीटर में।
तो जब ये डिस्टेंस को हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप कम था, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा। इसी को 300 मीटर करेंगे तो ये गैप 30 मीटर का हो जाएगा, 400 मीटर करेंगे तो 40 मीटर का हो जाएगा, मीन्स वो गैप बढ़ता जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजोल्यूशन। तो सेम वही डिफरेंस है, मीन्स हम लोग जितना भी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे पास जो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच का जो गैप है वो बढ़ते जाता है। तो देखते हैं कि वो गैप कैसे बढ़ता है। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मान लो ये हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज है, मीन्स 1.41 टेस्ला में ये ऑपरेट हो रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, और हमारे पास ये टीएमएस का सिग्नल यहाँ कुछ आया। हमने ये लिया है एग्जाम्पल ब्रोमोमीथेन, हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका कुछ सिग्नल हमारे पास यहाँ पर आया। तो टीएमएस से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 162 हर्ट्ज, ठीक है, 162 हर्ट्ज। इसी को हम लोग 100 मेगाहर्ट्ज पे करेंगे। 100 मेगाहर्ट्ज कब होता है? जब हमारे पास 2.35 टेस्ला का जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होता है 100 मेगाहर्ट्ज होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका कैलकुलेशन भी बताया हुआ है। तो अब ये जो टीएमएस है उसका पीक कुछ यहीं पर आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 आ गया, और इससे और इसके बीच में मीन्स ये जो ब्रोमोमीथेन है उसका जो सिग्नल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है 270 हर्ट्ज है, मीन्स 270 हर्ट्ज पे ये सिग्नल आ रहा है, ये 162 हर्ट्ज पे, ये 270 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिग्नल क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमारे पास और ज़्यादा डाउन फील्ड आ गया, ये गैप बढ़ गया। इसी को 100 मेगाहर्ट्ज की जगह और 150-200 मेगाहर्ट्ज करेंगे तो ये गैप और बढ़ जाएगा, मीन्स उसमें रेजोल्यूशन बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि इसका रेशियो कितना है। तो रेशियो क्या है? केमिकल शिफ्ट इज डिनोटेड इन डेल्टा स्केल और टाउ स्केल। ये क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। डेल्टा वैल्यू विल बी सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज और एनी अदर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसका मतलब भी ये सिग्नल भी सही आ रहा है, ये सिग्नल भी सही आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है। तो इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए डेल्टा स्केल दिया गया था। डेल्टा स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें इसका हम लोग डेल्टा वैल्यू निकालेंगे वो भी सेम आएगा, इसका डेल्टा वैल्यू निकालेंगे वो भी सेम आएगा। तो कैसे सेम आएगा निकाल करके देखते हैं। तो इसका डेल्टा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट का हमने लिया 162 हर्ट्ज। यहाँ पर ये जो 162 हर्ट्ज है वो है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम दिस टीएमएस टू दिस सिग्नल ऑफ CH3BR। तो 162 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसमें कितना था 60 मेगाहर्ट्ज, इज इक्वल टू 270 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी था 100 मेगाहर्ट्ज। तो 162 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तब भी अप्रोक्सीमेटली 2.7 ppm आएगा, और 270 बाई 100 करोगे तब भी 2.7 ppm आएगा। तो डेल्टा वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा डेल्टा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इसको 100 मेगाहर्ट्ज को आप 200 मेगाहर्ट्ज कर दो तब भी उसका सिग्नल, ये जो डिस्टेंस है और बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 540 हर्ट्ज का डिफरेंस आ जाएगा। 200 मेगाहर्ट्ज कर दोगे तो उसका 540 डिवाइडेड बाई 200 करोगे तो वापस से 2.7 ppm आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, जो डेल्टा वैल्यू है, चेंज नहीं होता है, वो सिमिलर रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा स्केल, जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट का स्केल होता है। तो ये हमारे पास स्केल होता है 0 से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वैल्यू, और 10 तक जाता है। 10 से ऊपर भी जा सकता है, 12 तक जाता है, या फिर कई बार उससे भी ज़्यादा दिखाता है कई सारे बुक में, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 10 तक ही लिया हुआ है, जिससे हम लोग को चीज़ें आसानी से समझ में आए। बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं वो जो 10 से ऊपर का भी डेल्टा वैल्यू शो करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो सिग्नल आ गया 0 पे, वो TMS का आ गया, ठीक है। ये TMS हो गया जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास, हम लोग राइट साइड की तरफ जाते हैं इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सील्डिंग, मीन्स जो TMS होता है मोस्ट सील्डेड होता है। और इधर जो लेफ्ट साइड के जाते हैं, मीन्स जिसका डेल्टा वैल्यू 10 होगा, वो सबसे ज़्यादा डीसील्डेड होगा, मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड्स वगैरह होंगे वो उनका सिग्नल जो होगा, जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड से अटैच्ड होगा हमारे पास हाइड्रोजन, उसका वैल्यूज थोड़ा इस साइड आएगा। और जिसमें भी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका वैल्यू इस साइड आएगा, ठीक है, राइट साइड में। तो सील्डेड वाले का वैल्यू इधर और डीसील्डेड वाले का जो वैल्यू होता है लेफ्ट साइड आता है। सेकंड होता है हमारा अप फील्ड और डाउन फील्ड। तो हमारे पास इस साइड जाते हैं मीन्स जो जीरो होता है सबसे ज़्यादा अप फील्ड होता है, और जीरो से हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन फील्ड। तो जो टीएमएस है उसके कंपैरिजन में जितने भी कंपाउंड हैं उनका जो डेल्टा वैल्यू आता है वो हमेशा डाउन फील्ड आता है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। हम लोग इधर जाते जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है लो फ्रीक्वेंसी, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो वो होता है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी। मीन्स हमारे पास तो 60 मेगाहर्ट्ज का ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मान लो, या फिर 100 मेगाहर्ट्ज ही अप्लाई कर रहे हैं, बट जो न्यूक्लियस को फील हो रहा है वो इधर क्या होता है कम फील होता है, क्योंकि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा है। जो रेड वाला रुमाल, जब लाइट हमारे पास मेरे ऊपर कम पड़ रही थी तो वाला कंडीशन है। तो यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे तो लो फ्रीक्वेंसी, लेफ्ट साइड जाते जाएंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली डेल्टा वैल्यू लो होता है, और राइट साइड में हमारे पास डेल्टा वैल्यू हाई होता है। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स है, ये पॉइंट आप याद रखोगे तो केमिकल शिफ्ट में बहुत ही आपको इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर से हमने सिमिलर एग्जांपल लिया है अल्कोहल का। अब इसका जो डेल्टा वैल्यू है वही हमारे पास 1.18, 3.59 और 4.7 है। अब यहाँ पर देखो CH3 है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड नहीं है, 3 हमारे पास हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, तो इसका वैल्यू इधर राइट साइड आ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा शिल्डेड है। और इससे कम शिल्डेड CH2 वाला है, क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन है, और एक तरफ CH3 है और एक तरफ ऑक्सीजन इधर पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। खैर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड का उतना ज़्यादा असर इन हाइड्रोजन्स पे नहीं पड़ेगा जितना इस हाइड्रोजन पे पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आ गया 3.5। तो अब ये थोड़ा सा इसका शिल्डिंग है इसके कंपेरिजन में कम है, तो इसका वैल्यू थोड़ा इधर आ गया। अब हमारे पास OH है, इसका वैल्यू आता है 4.7, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डीशिल्डिंग होगी। डीशिल्डिंग होगी तो उसका वैल्यू इधर 4.7 पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और ये हो गया हमारा शिल्डिंग, ये हो गया लेस शिल्डिंग, और ये हो गया हमारा डीशिल्डिंग। अब हमारे पास एक और स्केल आता है टाउ स्केल। डेल्टा स्केल और टाउ स्केल में क्या रिलेशनशिप है, टाउ इज इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू होता है 10 माइनस टाउ। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बट हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। तो 10 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू टाउ स्केल होता है। तो टाउ स्केल में इसी को डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 10 है वो 0 हो जाएगा, 9 है वो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स जो 0 था वो 10 हो जाएगा। तो टाउ स्केल में इसको डिनोट करेंगे, जो TMS का वैल्यू होगा वो 10 होगा, और बाकी का सबका वैल्यू उससे कम आएगा। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू हमारा TMS का रहेगा। तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आप डेल्टा स्केल ही पढ़ो, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। तो कुछ भी चीज़ है आपको टाउ में पूछ रहा है तो डेल्टा स्केल का जो भी वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर दो, उसको टाउ में कन्वर्ट कर दो। तो मान लो डेल्टा स्केल हमारे पास, डेल्टा वैल्यू हमारे पास 8 आ गया, टाउ में कन्वर्ट करना है तो टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ है, तो उस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स का वैल्यूज देखते हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज एलिफेटिक एलिसाइक्लिक, इसका जो डेल्टा वैल्यू होता है 0 to 2। ये मैं कुछ कॉमन ग्रुप्स का बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद कुछ इंडिविजुअल हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उसका भी बताऊंगा। तो एलिफेटिक कंपाउंड कैन बी, एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सैचुरेटेड होता है मीन्स इसमें प्रोपेन आ सकता है, अनसैचुरेटेड होता है जिसमें प्रोपीन प्रोपाइन इस तरीके का मीन्स एल्कीन एल्काइन आ सकते हैं। ये ओपन चेन होता है मीन्स स्ट्रेट या फिर ब्रांच्ड होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से हैं हमारे पास। और दूसरा हमारा है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, 3 और मोर कार्बन एटम एंड रिसेंबल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिफेटिक। तो हमारे पास 3 या फिर ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के साथ में वो एलिफेटिक नेचर शो करते हैं, मीन्स वो एरोमेटिक नेचर शो नहीं करते। ठीक है, वो हकल रूल को फॉलो नहीं करते। तो अकॉर्डिंगली हम लोग के पास ये होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनका जो डेल्टा वैल्यू होता है 0 to 2 मीन्स ये ज़्यादा शिल्डेड होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास होता है बीटा सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक, मीन्स हमारे पास जो बीटा पोजीशन में यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ये अल्फा पोजीशन, ये हमारे पास बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसका वैल्यू होता है 122, जो डेल्टा वैल्यू होता है पार्ट्स पर मिलियन में। यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन क्यों ले रहे हैं, जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट का यूनिट है वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्काइन। एल्काइन का जो वैल्यू होता है 223, ये एल्काइन का इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक, मीन्स हमारे पास अल्फा पोजीशन में एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन होता है, इसका डेल्टा वैल्यू होता है 225 ppm। नेक्स्ट होता है अल्फा डाई सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक, मीन्स हमारे पास अल्फा पोजीशन में कोई 2 सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका जो डेल्टा वैल्यू होता है 2.527 ppm। नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्किन, कुछ इस तरीके से, मीन्स डबल बॉन्ड वाले 4.5 to 7.5 होता है उसका वैल्यू। नेक्स्ट होता है हमारे पास एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स हमारे पास बेंजीनिक होगा, मीन्स हमारे पास जो भी कंपाउंड है जो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, मीन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, इसका जो वैल्यू होता है 6 to 9 ppm। और हेट्रो एरोमेटिक का भी इसका एग्जाम्पल पायरिडीन है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्डिहाइडिक, इसका जो वैल्यू होता है 9 to 10, मीन्स जिसमें एल्डिहाइड होता है। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, मीन्स कॉमन ग्रुप के। कुछ और हमारे पास प्रोटॉन्स हैं जिनका वैल्यू ले लेते हैं स्पेसिफिक प्रोटॉन्स, ये काफ़ी यूजफुल हैं। यदि आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका नोट्स बना करके रख सकते हैं। TMS0 हाइड्रोक्सी ग्रुप 1.0 to 5.5, एल्काइल एमीन 1.2 to 1.8, मरकैप्टन 1.3 to 1.8, एल्कीन 1.5 to 3.1, एसिड्स 2 to 2.5, एसिटाइलेनिक 2 to 3.5, एल्कोहलिक 3.4 to 4, एराइल एमीन 3.4 to 4.2, एल्किल हैलाइड्स 2 to 4.5। यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स में भी अलग अलग होता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड का 2 to 4.5 हो गया, इसमें एल्किल फ्लोराइड का होगा, क्योंकि फ्लोराइड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा डीसिल्डिंग होगा, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, मीन्स डीसिल्डिंग मीन्स लेफ्ट साइड वैल्यू आता है 4 to 4.5। फिर एल्किल क्लोराइड का 3 to 4, उसके बाद फिर ब्रोमाइड का 2.5 to 4 और एल्किल आयोडाइड का 2 to 4 इसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा फिनोलिक 4 to 12। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है 10 से ऊपर है, 12 तक भी जा सकता है फिनोलिक, जो मैंने पहले ही बताया कि 10 तक डेल्टा वैल्यू होता है, बट कुछ कंडीशन में वो 10 से ऊपर भी जाता है, 12 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट वन इज वाइनिलिक 4.6 to 5.8, एरोमेटिक 6 to 9, पायरिडीन 7 to 7.6, एल्डिहाइडिक 9 to 10, कार्बोक्सिलिक इसका 10.5 to 12 जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइडिक और कार्बोक्सिलिक का पूछता है। एल्डिहाइडिक का 9 to 10 होता है और कार्बोक्सिलिक है जिसका वैल्यू 10 से ऊपर जाता है, 10.5 to 12 ppm। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू होता है न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। न्यू सैंपल मीन्स जो सैंपल का फ्रीक्वेंसी है माइनस रेफरेंस का फ्रीक्वेंसी। रेफरेंस का फ्रीक्वेंसी जनरली आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो रेफरेंस हमारे पास TMS होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग मान के चलते हैं 0, ठीक है। तो क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो उसको ले लेना सीधा 0। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा न्यू, मीन्स हमारे पास न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस, इसी को मीन्स दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा न्यू लिख देते हैं। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट में हम लोग हर्ट्ज ले लिए ओनली, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका यूनिट का। ऊपर में हर्ट्ज है, नीचे में मेगा हर्ट्ज है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हर्ट्ज डिवाइडेड बाय मेगा हर्ट्ज को हम लोग हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो हर्ट्ज इंटू 10⁶ हो जाएगा। अब ये हर्ट्ज बाई हर्ट्ज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और 10⁶ को ऊपर करेंगे तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। 10⁻⁶ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिलियन, 1 मिलियन। तो 10⁻⁻⁶ को क्या बोलेंगे? पर मिलियन। मिलियन मीन्स 1/मिलियन इज इक्वल टू पर मिलियन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसका यूनिट हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन। डेल्टा इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारा केमिकल शिफ्ट का यूनिट है। ppm इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट इन ppm फॉर ए प्रोटॉन विच हैज रेजोनेंस एट 150 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम TMS
इन 1 HNMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेट्स एट 90 मेगाहर्ट्ज। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन डेटा है न्यू सैंपल इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज, न्यू रेफरेंस इज इक्वल टू नहीं दिया है कुछ भी, तो यहाँ पर जो TMS हम लोग का रेफरेंस होता है या जो भी रेफरेंस होता है उसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0 हर्ट्ज, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज माइनस 0 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नीचे, तो ये 150 माइनस 0 इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज, मीन्स इसका यूनिट तो हमने ppm फाइनलाइज कर ही लिया, तो डायरेक्टली अब ppm यूनिट लिख दिए, तो 150 डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया 90, 150 बाई 90 इज इक्वल टू 1.67 ppm। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, जो डेल्टा वैल्यू है 1.67 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहाँ पर ये भी दे सकता है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में आपका रेफरेंस का वैल्यू दिया हो सकता है यहाँ पर रेफरेंस का वैल्यू 0 ना हो, 10 हर्ट्ज दे दिया हो TMS का वैल्यू, तो उस समय क्या करना है आपको 150 माइनस 10 हर्ट्ज आपको रखना पड़ेगा यदि क्वेश्चन में दिया है, तो नहीं दिया है तो 0 बाई डिफॉल्ट। अब एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ द ऑब्जर्व्ड शिफ्ट फ्रॉम TMS is 300 Hz and operating frequency of the instrument is 60 MHz, calculate the chemical shift value। तो इस कंडीशन में क्या होगा, गिवन डेटा हमारे पास डेल्टा न्यू सीधा ले लिए हम लोग 300 हर्ट्ज और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो ये हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला ले लिया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा न्यू मीन्स ये स्मॉल डेल्टा होता है, ये कैपिटल डेल्टा होता है, दोनों डेल्टा ही होता है। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, तो 300 बाई 60 इसका यूनिट हमें पता है ppm होना है, तो ppm लिख दिए, 300 बाई 60 इज इक्वल टू हो गया 5 ppm, 5 पार्ट्स पर मिलियन। ये हो गया हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आई होप आपको केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो आई विल बी डिस्कसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।